नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टिप्स के बारे में जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपके क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने में, उसे डाउन करने में। जब हम बात कर रहे हैं क्रिएटिनिन की, तो हमें क्रिएटिनिन कहाँ बनता है, क्यों बनता है, किस वजह से बनता है, इसको जान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको जान लेंगे तो इस पर हम काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये जो क्रिएटिनिन है वो हमारी मसल्स में बनता है। मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो कि एक प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो अगर हमने इसे कंट्रोल करना है तो हमें कुछ चीज़ों पे काम करना है। हमें अपने काम करना है अपनी मांसपेशियों पे, हमने काम करना है प्रोटीन पे, कि अगर हम मांसपेशियों पे काम करेंगे और प्रोटीन पे काम करेंगे तो क्रिएटिनिन को हम डाउन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं अब आपको वो टिप्स देने वाला हूँ। तो पहली टिप है अवॉइड नॉन-वेज। अब नॉन-वेज जो होता है, हम चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, सब प्रोटीन बना हुआ है, मैक्सिमम प्रोटीन है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की वैल्यू ठीक है, ब्लड में एल्ब्यूमिन पूरा है, आपकी बॉडी में टोटल प्रोटीन पूरा है और आप प्रोटीन का इंटेक करोगे तो बॉडी तो उसे एब्जॉर्ब कर नहीं सकती, क्योंकि उसकी तो पेट भरा हुआ है, उसके तो लेवल्स भरे पड़े। तो क्या होगा एक्स्ट्रा प्रोटीन का, वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और जब वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होगा तो ब्लड में इकट्ठा होगा और वो आपकी रिपोर्ट्स में भी विजिबल होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको कहा जाता है कि आपने प्रोटीन की अमाउंट को कम कर देना होता है। नॉनवेज खासकर आपको पूरी तरह से बंद कर देना होता है। चाहे आप चिकन खाना चाहें, मटन खाना चाहे, फिश खाना चाहें, आप इनका इंटेक नहीं कर सकते। यहाँ तक दालें, दूध तक कम करवा दिया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन आप इंटेक करोगे उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन बनेगा और उतना ही आपकी रिपोर्ट में विजिबल होगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। अब चलते हैं अपने सेकंड टिप के ऊपर, और वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज आप कहाँ की करते हो, मसल्स की करते हो। अभी मैं कोई डंबल उठा रहा हूँ, है ना, ये एक बार रिपीटेशन में कर रहा हूँ, अपनी मसल्स को बड़ा कर रहा हूँ। जब हम अपनी मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जब हम कोई विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं जॉगिंग करता हूँ या फिर मैं रनिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ये जो मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है उसकी वजह से मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब जब मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो मसल मेटाबॉलिज्म में निकलने वाला वेस्ट मटेरियल यानी क्रिएटिनिन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा है वो किडनी खराब होने की वजह से नहीं बढ़ा, वो मसल्स की हाइपर एक्टिविटी की वजह से बढ़ा है। अब ये हाइपर एक्टिविटी हमें चाहिए नहीं, क्योंकि बॉडी में वीकनेस आ रही है, हमें क्रिएटिनिन की मात्रा को कम रखना है। क्योंकि यहाँ पे किडनी खराब हुए बिना क्रिएटिनिन जो बढ़ रहा है वो डॉक्टर को और आपको एक फॉल्स सिग्नल देता है कि आपकी किडनी और खराब होगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको जितनी भी हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं बंद करवा दी जाती है, कि आपने ना रनिंग करनी है, ना जॉगिंग करनी है, ना स्विमिंग है, ना आपने कोई भी काम हैवी नहीं करना। अब पेशेंट कहता है मैं तो अब तक एक्सरसाइज करता आया था, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मेरी बॉडी तो मेरा साथ नहीं देगी। तो जो पेशेंट एक्सरसाइज करते आए हैं उन्हें एक्सरसाइज का तरीका बदलना होता है। जो हैवी एक्सरसाइज करते आ रहे थे अब उनको लाइट एक्सरसाइज पे जाना पड़ता है, यानी योगा के ऊपर। अब योगा क्योंकि हम करते हैं तो बेसिकली वो मसल्स की एक्सरसाइज नहीं है, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का आप फायदा उठाते हुए, योगा करते हुए, बिना क्रिएटिनिन को बढ़ाए हुए आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो, पहली चीज़। दूसरी एक्सरसाइज आप जो कर सकते हो वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसमें सिर्फ दो एक्सरसाइज आती हैं, अनुलोम विलोम और प्राणायाम। कपाल भाती मना किया जाता है, क्यों मना किया जाता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल अप हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है हम सब जानते हैं कि वो जितनी भी गंदगी है उसको जला देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमें बेनिफिट मिलता है अपनी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में और बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने में। दो बेनिफिट हो गए। अब कपाल भाती हम क्यों नहीं करते, क्यों मना करते हैं, उसका आंसर आपको भी पता है। अब सोचिए कपाल भाती किया कैसे जाता है। आप पेट की एब्डोमेन की मसल्स को बार बार अंदर बाहर करते हो, है ना। तो ये एब्डोमेन की जो एक्सरसाइज हो रही है, मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, इससे इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ेगी। इसी वजह से अनुलोम विलोम प्राणायाम अलाउड है और वहीं पर कपाल भाती मना की जाती है। बाकी आप वॉक कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल वॉक करते हो, जिसे हम टहलना कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट रनिंग जॉगिंग आपने नहीं करनी होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिनिन को बनने से रोक लोगे, उसे कंट्रोल कर लोगे। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, और वो है कोल्ड क्लाइमेट। ठंड आ गई है, मैंने भी गर्म कपड़े पहन लिए हैं। अब जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि जब हमें ठंड लगती है तो आप कैसे हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो,
अपनी कमर की सारी मांसपेशियों को ऐंठ लेते हो, हाथ ऐसे हो रहे हैं, टूट रहे होते हो। तो यहाँ पर जब हमें बॉडी को ठंड लगती है, हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तो दिक्कत क्या होती है कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, क्रिएटिनिन के पॉइंट्स कुछ बढ़ते हैं। यहाँ किडनी खराब नहीं हो रही, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे किडनी खराब नहीं होती, मगर ठंड की वजह से, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ जाती है, जो कि आपकी रिपोर्ट्स में, सर्दी गर्मी की रिपोर्ट्स में विजिबल होना शुरू हो जाता है कि पहले क्रिएटिनिन मेरा 4 था, स्टेबल चल रहा था पिछले 6 महीने से, अब वो 5 के रेंज में आ रहा है, और जैसे ही गर्मी आनी शुरू होगी कि वापस दोबारा से 4 पर आ जाएगा, क्योंकि ठंड की वजह से ये क्रिएटिनिन बढ़ा है। अब आपने करना क्या है, किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो पहला काम कि जिस दिन धूप नहीं निकली है उस दिन घर से बाहर जाने को अवॉइड करो। अपने कमरे को अच्छे से गर्म करो, गर्म कपड़े पहनो और आराम से घर के अंदर बैठो। जितना हो सके ठंडे क्लाइमेट से बचो। अब जो पेशेंट सोचो कि श्रीनगर है, आज की डेट में श्रीनगर का टेम्परेचर -2.5 चला गया है, बर्फ़ गिरी हुई है। अगर वही पेशेंट जो श्रीनगर में रहता है वो अपनी शॉप पे जा रहा है, ठंड में जा रहा है, ठुठुरता हुआ जा रहा है, तो उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। अब इसे कंट्रोल करने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ कि अपने शरीर को अच्छे तरीके से गर्म रखो। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे किडनी खराब नहीं होती, ठंड की वजह से क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन सिर्फ बढ़ती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और वो है ब्लड प्रेशर को और शुगर को कंट्रोल करना। आपको पता नहीं होगा कि 80% किडनी फेल इन्हीं 2 बीमारियों की वजह से होती है। और अगर हम अपने बीपी को कंट्रोल में नहीं रखते, शुगर को कंट्रोल में नहीं रखते, तो दिक्कत क्या होती है कि जब ये शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, बीपी लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो कॉन्टीन्यूसली किडनी को नुकसान पहुंचाता चला जाता है। अब जब कॉन्टीन्यूसली किडनी को नुकसान पहुंच रहा है तो किडनी अपने फंक्शंस को खो रही है, और जैसे जैसे किडनी के फंक्शन कम होते चले जाएंगे तो किडनी का फंक्शन, क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालना, ये भी कम होता चला जाएगा, और क्या होगा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट बीपी और शुगर की मेडिसिन खा रहे होते हैं, बट वो एक छोटा सा काम नहीं कर रहे होते, वो है मॉनिटरिंग। शुगर टेस्ट ना करना, बीपी टेस्ट ना करना, दवाई खा तो ली है, क्या ज़रूरत है बीपी चेक करने की, या फिर बीपी की मशीन घर पे ना रखना, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है कल सुबह जाकर चेक करवा लूँगा। तो आप इस बात को समझो कि जब हम बीपी शुगर के बारे में बात करते हैं तो वो 2400 घंटे कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर बीपी आपका बढ़ रहा है, आपने दवाई खाई शाम को, रात को आपका बीपी बढ़ जाता है, तो रात को आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, और जब नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, क्रिएटिनिन लेवल फिर बढ़ेगा क्योंकि किडनी को नुकसान हुआ। इसी तरह से शुगर है। अब शुगर आपकी खाना खाने के बाद बढ़ जाती है, खाली पेट आपकी ठीक रहती है, खाना खाने के बाद वो 200-300 पहुंच जाती है, तो जब वो बढ़ती है तब वो किडनी को नुकसान पहुंचा रही है, और ये नुकसान आपकी रिपोर्टों में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीपी हो या शुगर हो, उन्हें अपने नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर रखो। तो इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, एक बार देख लेते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। तो इसमें जो नीचे वाला होता है, जो 80, जिसकी आप ध्यान नहीं देते, इसकी तरफ देखते भी नहीं हो, ये किडनी को नुकसान पहुंचा रहा होता है, और इसी वजह से अगर आपका नीचे वाला बीपी 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो उसे 80 से बिलो ले जाना ज़रूरी है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके बावजूद भी ये नहीं पहुँच रहा, तो ज़रूरी है अपनी मेडिसिन को चेंज करना। तो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में हम क्या देखेंगे, नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जिसे हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब चलते हैं शुगर के ऊपर। शुगर जो है, अगर जैसे ही हमारी बॉडी में शुगर के लेवल 200 को क्रॉस करते हैं तो hमारी किडनी एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के रास्ते बाहर करना शुरू करती हैं। इसी वजह से कुछ पेशेंट्स के यूरिन के अंदर प्रोटीन तो होता ही है, साथ में ग्लूकोज भी आ रहा होता है। तो हमने इस ग्लूकोज के लेवल को, इस शुगर के लेवल को हमेशा 200 से नीचे रखना होता है, चाहे वो आपकी फास्टिंग हो, चाहे वो पीपी हो, चाहे आपका रैंडम हो। इसके लिए चाहे मैं इंसुलिन की हेल्प लेनी पड़े, इसके लिए चाहे मैं मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़े, चाहे इसके लिए मैं डाइट की हेल्प लेनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखोगे, आपकी किडनी को नुकसान नहीं होगा, और जब उसको नुकसान नहीं होगा, क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी था। तो अपनी बीपी को, शुगर को कंट्रोल में रखकर आप अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल में रख सकते हो। अगर हम ये छोटी सी बात को समझ जाए तो हम इस बीमारी को बहुत आराम से हरा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिलें, उनकी रिपोर्ट्स देखें, उनकी इंटरव्यू देखें कि किस तरह से श्रेयास में, साइंस इंजीनियरिंग में आने के बाद उनके क्रिएटिनिन लेवल डाउन हुए, किस तरह से उनका बीपी शुगर कंट्रोल में हुआ, किस तरह से उन्होंने अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया।
नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और हर बार इस चैनल के अंदर हम बात करते हैं किडनी के बारे में। तो आज मैं आपको अपने किडनी के पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा जिनका नाम है राजवीर सिंह। इनको जो दिक्कत थी किडनी की वो थी अपनी किडनी का जो साइज़ था वो छोटा होता जा रहा था, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा था, यूरिया बढ़ता जा रहा था, भूख खत्म हो रही थी, थकावट हो रही थी। तो कैसे उन्होंने इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, सारे सिम्टम्स को दूर करते हुए अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम किया, अपने यूरिया लेवल को कम किया, क्या लाइफस्टाइल रखी, क्या खाना खाया, क्या परहेज़ रखा। और 3 महीने हो गए मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट लेते 3 महीने में के अंदर इन्होंने क्या फील किया साइंस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट के बारे में, ये सब हम जानेंगे राजवीर सिंह से। तो राजवीर सिंह जी, ये दिक्कत आपको कब शुरू हुई? ये सर जनवरी में शुरू हुई, जनवरी 2018 में। तो कैसे पता लगे कि आपको किडनी की दिक्कत हो रही है? मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर तो मुझको थी। कितना ब्लड प्रेशर रहता था? ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता था साहब। कितना? ये तो नियर अबाउट नीचे वाला तो 102 भी पहुंच जाता था। अच्छा, हाँ हाँ। और ऊपर वाला कितना? ऊपर वाला 180 ऐसे पहुंचाता था। 180 और 102 यानी कि मतलब डॉक्टर साहब जो थे, जो मुझे देख रहे थे, इतने ब्लड प्रेशर पे जाने के बाद वो घबरा गए। लेकिन मुझको एक्चुअली बॉडी इतनी वो हो चुकी थी तो मुझको इतना वो नहीं पता नहीं लगता था, मगर उसका शरीर के अंदर नुकसान चल रहा था, नुकसान पहुंच रहा था। और उसके बाद आपकी और दिक्कत क्या महसूस करते थे उस टाइम में? दिक्कत नहीं, फिर एकदम स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग पैर में आई थी? पैर में और यहाँ चेहरे पे आई थी। तो उसके बाद जब आपको पता लगा कि आपको किडनी की दिक्कत है तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने देखा कि वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब ने कराया। किडनी में क्या दिक्कत बताई थी? श्रिंकेज बताई थी, क्या बताया था? वो जो इसमें कोई गैप समथिंग जो भी है वो नसों में गया। राजवीर सिंह की जो किडनी का साइज था वो छोटा होता जा रहा था, वो श्रिंक कर रही थी, वो अपने नॉर्मल साइज से बदल गई थी। और इनको रीनल पैरेन्काइमा डिजीज़ जो कि अक्सर देखी जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो दिक्कत शुरू हो गई। तो जब आप यहाँ आए तो क्रिएटिनिन आपकी क्या कंडीशन थी? उस टाइम तो मेरा लेवल 8.25 था। और बीपी और शुगर का क्या हाल था? वो भी उसी पोजीशन में थे, मतलब पुराने पोजीशन में। और शुगर कितनी रहती थी? शुगर जो शाम की थी वो नियर अबाउट 260, जो और ये 260 के आसपास, 260 के पास, क्योंकि मैं इंसुलिन ले रहा था तो सुबह की तो कंट्रोल रहती थी। अच्छा, इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे थे? 18 यूनिट। 18 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद इनकी शुगर 260 थी, रैंडम मान लेते हैं इसको हम, तो इतने हाई लेवल। अब आपको 3 महीने के अंदर शुगर आपकी क्या स्टेटस है? शुगर तो बहुत ही कंट्रोल आ चुकी है डॉक्टर साहब। फिर भी मुझे थोड़ा सा बाकी सब ऑडियंस को बताओ कि क्या लेवल्स आ गए। मॉर्निंग का जो है, जो मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, वो नियर अबाउट 78, 90, 100 से नीचे रहती है। नॉर्मल हो गई? नॉर्मल, वो तो बहुत नॉर्मल हो गया। और इसमें आप यूनिट्स कितने ले रहे हो इंसुलिन के? यूनिट जो आज की तारीख में ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, 10 या 12, 10। 18 यूनिट से 10 यूनिट पर आए हैं 3 महीने के अंदर। शुगर जो 260 रहती थी अब वो नॉर्मल वैल्यूज के अंदर रहती है, क्लोज टूवर्ड्स, अब क्या कहते हैं कि कम की तरफ ज़्यादा रहती है। इसलिए इनको हर महीने 2 से 4 यूनिट इंसुलिन घटाना पड़ता है कि वो जो लेवल्स हैं वो बने रहें, बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। बीपी का क्या कंडीशन है? बीपी एक्चुअली जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये हुआ, अदरवाइज बीपी मेरा इतना बढ़िया था डॉक्टर साहब कि ये 70 और 120, 130 यहाँ तक ही रहता था। अब जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये तब से थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, अदरवाइज बहुत कंट्रोल था। तो ना सिर्फ KFR की ट्रीटमेंट ने इनकी शुगर लेवल को मेंटेन किया, इनकी बीपी को भी कंट्रोल किया। बहुत बढ़िया था। मैं 69, 121 आप लगा लिया, अंदाजा लगा लिया। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किडनी की दिक्कत को जीतना चाहते हो, किडनी फेलियर से मुक्त होना चाहते हो, तो हमेशा उसकी जड़ में, उसके कारण में जाके वर्क करो कि जिसने आपकी किडनी खराब की पहले तो उसको बाहर निकालो। तो अब राजवीर सिंह जी की कंडीशन के अंदर दिक्कत दोनों थी, डायबिटीज़ भी थी और इनको दिक्कत बीपी की भी थी। मगर जहाँ तक हमें लगा, जो हमने ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया वो किया कि बीपी को दिक्कत ज़्यादा मेन लेकर कि बीपी की वजह से किडनी में श्रिंकेज देखी जाती है। तो किडनी की श्रिंकेज की वजह से हमने इनका जो ट्रीटमेंट रखा वो बीपी माइंड में रखा कि पहले बीपी को मेंटेन करो, बीपी मेंटेन हो जाएगा तो कम से कम इतना हो जाएगा कि किडनी को आने वाले दिनों में बीपी से और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान होना बंद हो गया, आगे की जो दिक्कत है वो किडनी की जो खराब होने की जो स्पीड थी वो बंद हो गई और वहाँ से शुरुआत होती है
ठीक होने की। अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के अंदर यूरिया पहले 3 महीने पहले क्या था? वो तो बहुत ज़्यादा 3 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा था, आप उसका देखोगे तो वो तो दो पता नहीं अब देख के बताओ कितना है, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। यूरिया था 147। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो भूख होती है खत्म हो जाती है। ये जो कंडीशन के अंदर पेशेंट को नोजिया आना शुरू हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख खत्म हो जाती है और पेशेंट अपना रेगुलर वेट लॉस कर रहा होता है। 2 रीज़न से, एक तो यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, उस वजह से शरीर में से प्रोटीन बाहर चला जाता है, और दूसरा कि जो आपकी भूख है वो खत्म हो जाने की वजह से आप खाने का इंटेक कम कर देते हो और लेवल्स आपके बिगड़ने 151 तक है। ये 151 मैक्सिमम जो इनका गया हुआ है 151। अब क्या कंडीशन है 3 महीने के ट्रीटमेंट के? अब तो बहुत बढ़िया सर, भूख तो बहुत तेज लगती है। भूख तेज। यूरिया का लेवल क्या है? यूरिया का अभी मैं देखा, लास्ट आपने उसमें देखा है, अभी तो मोबाइल में आपने उसमें मोबाइल में देखा था, जहाँ तक है मेरे 50-60 के पास हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। अब जो लेवल है इनका है 57 नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के बहुत पास है। जब आपके लेवल इतने डाउन हो जाते हैं तो आप ये समझिए ये डाउन क्यों हुए, किस वजह से हुए। यूरिया जो है वो लीवर बनाता है, लीवर बनाने के बाद उसको ब्लड में छोड़ देता है, किडनी उसको शरीर से बाहर करती है। ये एक नाइट्रोजनस फेस मटेरियल है जिसे बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए। अगर ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है तो ये अलग टाइप के दिक्कतें पैदा करता है, जैसे भूख ना लगना, मुँह से स्मेल आना, फिश जैसी स्मेल आना। तो जब किडनी की फंक्शनिंग फास्ट हुई, किडनी ने जो खून को साफ करना ज़्यादा शुरू किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूरिया जो पहले आपका 150 से प्लस था वो डाउन होते होते ही अब नॉर्मल के पास आ चुका है। भूख खुल चुकी है बॉडी में। अब आपको क्या क्या बदलाव नजर आते हैं बॉडी में? मतलब मेरे को वैसे कोई दिक्कत ऐसी महसूस होती ही नहीं है डॉक्टर साहब, बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। अगर मैं हूँ तो, अगर मैं मतलब पहली बात तो सोचता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वैसे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। बीमार तो हूँ, अगर मैं इसका कैटनाइन को देखता हूँ तो लगता है बीमार हूँ, अदरवाइज बॉडी को ना ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, मेरे को बॉडी जो पहले से कमजोर हो गया हूँ तो दूसरा कहेगा कमजोर, अदरवाइज किसी को पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। चलिए, इवन घर वाले मुझे ऐसे महसूस ही नहीं, मतलब जो काम बताते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि बीमार है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटिनिन की, क्योंकि सबको क्रिएटिनिन से बहुत डर लगता है। बीपी के पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का फॉल धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के केसेस के अंदर ये 1-2 महीने के अंदर नॉर्मल लेवल्स के अंदर आ जाता है। मगर जो भी पेशेंट बीपी का होता है, जिनके अंदर किडनी फेलियर बीपी की वजह से हो रही होती है, उनके अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं आते। यूरिया तेज़ी से नीचे आ गया बट क्रिएटिनिन के लेवल कंपैरेटिवली हाई बने हुए हैं। तो राजवीर सिंह जी, आपका जो क्रिएटिनिन था वो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या था? वो 9.5 था। 9.5 और 9.5 से अब कितना हो गया? अब 8 पे आ गया। 3 महीने के अंदर जो हमने क्रिएटिनिन का जो फॉल देखा वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 1.5 पॉइंट का है। मगर ये 1.5 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, यूरिया भी डाउन हुआ। बॉडी में जितने सिम्टम थे सारे डिसअपीयर हो गए। कोई थकावट नहीं, कोई कमजोरी नहीं, पोटेशियम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। इन्होंने आज तक एक बार भी डायलिसिस नहीं करवाया क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। बॉडी में कहीं स्वेलिंग नहीं आ रही, बीपी मेंटेन हो गया, शुगर मेंटेन हो गया, यूरिया कंट्रोल हो गया। क्रिएटिनिन आने वाले 2-4 महीने में हम इनका पूरी तरह से कंट्रोल कर देंगे। तो राजवीर सिंह जी, आपने खाने पीने में क्या बदलाव किया? खाने में डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। आप सबको बता दो, सारे पेशेंट देख रहे हैं। खाने में मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है बॉइल्ड सब्जियाँ, ओनली बॉइल्ड सब्जियाँ, वो मेरा ब्रेकफास्ट होता है। सुबह मैं उठ के शुगर चेक करके एप्पल खाता हूँ, खाली पेट जो खाता हूँ। उसके बाद घूमना, अपना रूटीन करना, सब कुछ ऐसे करके घूम घाम के आना, फिर ये बॉइल्ड सब्जी खाता हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अच्छा। और फिर उसके बाद 12 बजे करीब मैं फिर एक एप्पल खाता हूँ। एप्पल ज़्यादा खा रहे हो आप? नहीं तो 2 एप्पल खाता हूँ डॉक्टर साहब। कंट्रोल कर दो उसको, या तो पेशेंट, हम बात तो कर रहे थे। अच्छा, एक मैं खाता हूँ। अच्छा, 2 फायदा हो गया, 2 खाता हूँ वीडियो बनाने का। 2 खाता हूँ और बाकी दोपहर को लंच करता हूँ और शाम को लंच में क्या लेते हो? लंच में वही सब्जी, कोई भी जो आपने बताई है, जो आपके उसमें है, उन वही सब्जियां और रोटी, दैट्स ऑल। और शाम को बाकी एवरीथिंग सब कुछ बनता है। तो राजवीर सिंह जी की एक गलती तो हमने पकड़ ली कि दिन में 2 बार एप्पल खा रहे हैं, जबकि खाने के लिए हमने दिए में है 1। तो कोई बात नहीं,
गलती हमने चाहे वीडियो से पकड़ी जैसे मुझे पकड़ी, बट वो पकड़ी गई। तो अगली बार से हम उम्मीद करते हैं राजवीर सिंह जी अपने एप्पल को 2 से 1 कर देंगे। 1 कर देंगे, अच्छा ठीक है। और बाकी जो डाइट हम बताते हैं साइंस इंजीनियरिंग में, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, आपकी यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका वजन कितना है, आपके शरीर पे मसल्स है या नहीं है, वेस्टिंग तो नहीं हो रही, कमज़ोरी ज़्यादा तो नहीं हो रही, हीमोग्लोबिन क्या है, पोटेशियम क्या है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर तब जाकर एक पेशेंट को सही तरीके से डाइट बताई जाती है, जिससे वो अपनी किडनी की कंडीशन को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके, उसको मैनेज कर सके। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आप 2 तरीके से अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। एक, आप उसकी एक्सक्रीशन सही तरीके से करते रहो, यानी आपकी किडनी और आपका लीवर सही तरीके से काम करता रहे, आपकी बॉडी में किसी टाइप का भी टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा नहीं होता। दूसरा तरीका आप और कर सकते हो, जो हर एक ऐसे पेशेंट को करना चाहिए जहाँ पर ये लीवर और किडनी की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो है अपने खाने पीने में बदलाव। क्योंकि आपके अंदर कोई भी चीज़ जा रही है, वो आपके खाने से जा रही होती है। आप अगर खाने पीने को आपको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको मैनेज कर अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल कर पाते हो। तभी किडनी के पेशेंट के लिए जो डाइट होती है वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। पेशेंट को अगर हम बोल रहे हैं कि आप प्रोटीन खाओ तो रीज़न से है, अगर कहते हैं कि प्रोटीन मत खाओ उसके पीछे भी एक रीज़न है, तो उस रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी पेशेंट डॉक्टर का साथ दे पाता है, सही तरीके से फॉलो कर पाता है और बदलाव आ पाते हैं। तो राजवीर सिंह जी, तो अब 3 महीने के इलाज के बाद बाकी किडनी पेशेंट के लिए आपको कोई संदेश दी? मैं तो संदेश ये दूंगा, क्योंकि जब मैं 3 महीने के बाद लगातार आ रहा हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो औरों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि डॉक्टर साहब से मिलो और यहाँ का फ़ायदा उठाओ। मैं तो यही कहूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं राजवीर सिंह जी आने वाले 3-4 महीने के अंदर जो उनका किडनी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसको हम नॉर्मल लेते हुए, कंट्रोल में लाते हुए इनका बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। यूरिया इनका नॉर्मल हो चुका है ऑलरेडी, शुगर इनकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, बीपी सारा कंट्रोल में हो गया। तो ये KFRT ट्रीटमेंट की मदद से उसकी सफलता का एक और प्रदर्शन आप कह सकते हो, ये एक हमारी सर्टिफिकेट कह सकते हो, ये एक हमारा आप अवार्ड कह सकते हो कि ऐसी सफलताएं हमें मिलती रहती हैं और ऐसे हम रिकॉर्ड्स करते रहते हैं कि हर एक सफलता आप तक ला पाएँ। क्योंकि किडनी को लेके, किडनी की डायलिसिस को लेके लोग आपको जगह जगह भ्रमित कर देते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, उसमें पेशेंट ही फंसता है, तो उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता जो उसके लिए सही है। कोई कहेगा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहता है आप ट्रांसप्लांट करवा लो। ट्रांसप्लांट का जो रास्ता होता है वो हमेशा ओपन होता है, डायलिसिस का रास्ता हमेशा ओपन होता है, वो आप कभी भी जाकर करवा सकते हैं। मगर उससे पहले अगर हम आपकी खुद की डायलिसिस मशीन को ठीक कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्यों जरूरत पड़ेगी आपको बाहर की डायलिसिस की मशीन, जब आपकी खुद की किडनी काम कर सकती है, खुद की डायलिसिस मशीन काम कर सकती है? तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि डायलिसिस का ऑप्शन हमेशा ओपन है, डायलिसिस के साथ साथ ट्रांसप्लांट का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है। आप किसी भी कंडीशन में जाकर करवा सकते हो। मगर किडनी की दिक्कत आपकी शुरुआती है, अभी शुरू हुई है, किडनी यूरिन बना रही है, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, आपको यूरिन का आउटपुट ठीक ठाक आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डायलिसिस मशीन काम कर रही है, पूरे तरीके से काम नहीं कर रही। काम करना उसने छोड़ा नहीं है, कम किया है। तो उस कम काम को बढ़ाते हुए हम इतना सुधार देंगे कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजवीर सिंह जी का, इतना अच्छे तरीके से साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट को फॉलो करने का और वो रिजल्ट्स दिखाने का, पेशेंट दूसरे पेशेंट तक ले जाने का। धन्यवाद आपका राजवीर सिंह जी। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपकी जो कंडीशन है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। मुझे भी डॉक्टर साहब उम्मीद है, मैं इसलिए आ भी रहा हूँ। धन्यवाद। और बाकी मैं पेशेंट को बता दूँ, यूरिन का तो मैं सब डॉक्टर साहब जैसे एज ए नॉर्मल जैसा पहले था वो मैं फील करता हूँ। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कभी आ रहा ही है, जैसे पानी पीता हूँ, जितना कुछ करूँ, सब्जी जितना पानी आता है वो यूरिन आता है। ठीक, उसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे मतलब कोई दिक्कत 1% भी नहीं है, कोई इतना करेक्ट होने के बाद भी वो दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं भी साइंस इंजीनियरिंग का धन्यवाद करता हूँ, मुझे रास्ता मिल गया। तो आप समझो आपकी, लेकिन मैं जो मेरे को देख रहे हैं मैं उनको ये सलाह दूंगा जो संजीवनी बताती है खाने के लिए स्पेशली, क्योंकि सबसे बड़ा है खाने का कंट्रोल करना। वो अगर आप कंट्रोल करोगे और दवाइयों को लोगे तो फिर आपको फायदा हो गया। अगर खाने का कंट्रोल नहीं करो तो दवाई का कोई नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। फिर ये मैं भी कहता हूँ खाने मैंने जो मैं खाना खाता था वो जो यहाँ आके मुझे पता चला कि मैं जैसे दही ज़्यादा खा रहा था, दूध पी रहा था, वो बंद किए
और आज की तारीख में वही खाने दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने उससे ही पकड़ लिया, ज़्यादा पकड़ रहा हूँ, मैं इसको आज से ही कंट्रोल कर लूँगा। चलिए, ये भी है एक चीज़ है। ठीक है। अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपसे चलने की आगे चाहेंगे। तो हम क्रेटिनिन को डाउन कर सकते हैं अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है? बीमारी की जड़ से, कि किडनी को नुकसान क्या चीज़ पहुंचा रही है। अगर बीपी नुकसान पहुंचा रही है तो बीपी पे काम तेजी से करो। अगर शुगर नुकसान पहुंचा रही है तो शुगर पे काम तेजी से करो, क्योंकि बीमारी की जड़ यानी जिसकी वजह से बीमारी हुई वो कंट्रोल होने पे बीमारी आगे नहीं बढ़ती। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह से क्रिएटिनिन को डाउन किया जा सकता है, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। मेरी डॉक्टर की पूरी टीम अवेलेबल है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।